and how covalent bonding is why covalent bonding is useful for semiconductor material. Then we have discussed about the valence shell and valence electrons. In this lecture we will discuss about doping and then energy level, और हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी लेवल सेमीकंडक्टर डायोड के लिए या सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास डोपिंग एक टर्म है सेमीकंडक्टर मटेरियल में या सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, मतलब कई बार यूज होता है। तो ये डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द एबिलिटी टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। डोपिंग बेसिकली क्या है? डोपिंग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम कोई इम्प्योरिटी मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। एक बार फिर से देखेंगे, डोपिंग इज द एबिलिटी टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स। डोपिंग क्या है? डोपिंग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने की एबिलिटी है, और वो कैसे होगा? बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। किसी एक इम्प्योरिटी को ऐड करके प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करना डोपिंग कहलाता है। आम भाषा में समझे तो जैसे आपने पानी में अगर चीनी डाल दी तो पानी ने अपनी टेस्ट बदल दिया, या कह सकते हैं कि हमने प्योर वाटर में इम्प्योरिटी डाल दी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जिससे क्या हुआ कि हमारी वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो अपनी ओरिजिनल टेस्ट से हटके कुछ अलग टेस्ट दे रहा है। वैसे ही सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारी जरूरतों पे या हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, तो हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला के उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो ये है डोपिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व करेंगे ये डिपेंड करता है उनकी एनर्जी के ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर में जब हम वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ये रिवॉल्व कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में या किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी लेवल पे, या उसके पास कितनी एनर्जी है। तो अब आते हैं हमारे पास एनर्जी लेवल पे। तो एनर्जी लेवल बेसिकली क्या है? एनर्जी लेवल, द फादर इज एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के जितने दूर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, द हायर द एनर्जी स्टेट। न्यूक्लियस से जितना परे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी स्टेट उतनी ज्यादा मानी जाएगी, उतनी हायर मानी जाएगी। द फादर एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी स्टेट को उतना ज्यादा माना जाएगा। जितना दूर होगा उतना एनर्जी स्टेट को हाई माना जाएगा। Any electron that has left its parent atom has a higher energy state than any electron in the atomic structure. सेम वही बात कह रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पढ़ी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अपना शेल छोड़ के जाने के लिए या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के भागने के लिए कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, या ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ के जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सबसे कम है एज कंपेयर्ड टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वही बात कह रहा है कि द फादर एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना परे होगा उसकी एनर्जी स्टेट उतनी हाई मानी जाएगी, और उसके साथ ही साथ अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जाना है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जाना है तो उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहनी पड़ेगी, सबसे हाईएस्ट होगी, तभी वो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जा सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं
और क्लासरूम में जो लास्ट बेंच के बच्चे हैं उनको क्लास से छोड़ के बाहर जाना सबसे इजी है। तो सबसे इजी है इसीलिए वो सबसे आसानी से बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे वही बात है कि एनर्जी लेवल उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट सबसे हायर होगा जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है और उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को या अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जाने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। अब इस बात को अगर हम एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में बनाएं और हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे कहीं है तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम परे होंगे, न्यूक्लियस इस साइड है और हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे परे होंगे, तो सपोज हमारा पहला शेल होगा या पहला लेवल होगा, दूसरा लेवल होगा, तीसरा लेवल होगा और जो आउटर मोस्ट शेल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के बाद जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस शेल कहेंगे, वैलेंस शेल कहेंगे। तो इसमें आप देखो कि अगर हम इसको एनर्जी के फॉर्म में शो करें तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे दूर होगा, सबसे दूर यानी कि वैलेंस लेवल में होगा या आउटर मोस्ट शेल में होगा, उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी और उसको अपना पेरेंट एटम को छोड़ के जाने के लिए बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो न्यूक्लियस से परे होने पर एनर्जी लेवल हाई होंगे और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है, अब आती है बात की ये जो एनर्जी लेवल के इसका कांसेप्ट है, ये हमारे जो तीन बेसिक मटेरियल्स हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इस पे कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लास्ट 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि होता क्या है बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और ये एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए। जिनके पास सबसे कम एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब रहेंगे और जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है वो न्यूक्लियस के सबसे दूर यानी कि वैलेंस शेल में रहेंगे। लेकिन वैलेंस शेल में रहने के बाद भी ये बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहे जाएंगे या इनको किसी कंडक्शन में पार्ट लेना है तो ये अलाउड नहीं है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट लें। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन अगर हमको कंडक्शन में पार्ट हम चाहते हैं कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन में पार्ट लें तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम एक कुछ लाइट अमाउंट, एक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें और वो इस पेरेंट एटम को छोड़ के भाग जाए और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं और तब हमारे करंट के फ्लो और करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो चाहते हैं कि हम कोई कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करें या किसी फॉर्म में हमको एनर्जी मिल जाए और हम कंडक्शन में पार्ट लें और कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस वैलेंस बैंड से उनको कुछ थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाना पड़ेगा और तब हम कह सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल है कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है जिसको हम Eg से डिनोट करते हैं, एनर्जी बैंड गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम Eg से डिनोट करते हैं। वो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि वो होता है, अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा की एनर्जी दें ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो सकती या इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पॉसिबल नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच सके और
किसी करंट के लिए मतलब कंडक्शन में कोई पार्ट ले सके। तो हमने यहाँ पे इस गैप को Eg से डिनोट किया है, जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ बुक्स में आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, 5 या 6 के अराउंड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिली, लेकिन ये इतनी नहीं थी कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने लिखा है these electrons are unable to reach conduction band. Cb stands for conduction band, Vb stands for valence band. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिली कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए, इसलिए हमारे इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। इसलिए आप देखोगे कि हमारे जो वुड है या रबर है, ऐसे मटेरियल जिनको इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा गया, उनमें हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते। दूसरे साइड पे अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में क्या है कि जो हमारी वैलेंस बैंड है, अगर आप फिगर में आप देखो तो वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक है, और जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ओवरलैप पे होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, जिसकी वजह से आराम से इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है बिना किसी एनर्जी के वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाते हैं और हमारे कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और वो कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इसीलिए कंडक्टर में हमको करंट के फ्लो को कराने के लिए किसी एक्स्ट्रा एनर्जी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी एल्यूमिनियम के वायर में चाहो तो करंट की फ्लो करा सकते हो किसी भी कंडीशन में, आपको कोई एक्स्ट्रा उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है इस गैप को भरने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरलैप है। ठीक है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या है कि ये गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जो कि हम चाहें तो इन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी देकर और हम इनको कंडक्शन बैंड में ला सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन टू एस्टैब्लिश कंडक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हैं किसी कंडक्शन में पार्ट में। ठीक है। तो ये Eg जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने की वजह से हम इसमें कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये हर किसी की रेटिंग नहीं है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, लेकिन एक जनरल कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि Eg अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको हम किसी अगर लाइट एनर्जी के फॉर्म में कहें तो हम फोटॉन्स के फॉर्म में इसको एनर्जी देकर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं। और अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो आप सराउंडिंग से या किसी टेम्परेचर के बढ़ने से हीट एनर्जी को देकर भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करा सकते हैं या ट्रांसफर करा सकते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन में पार्ट। अच्छा, जो Eg है, Eg जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सबके लिए इक्वल नहीं होता, तो Eg जो है एनर्जी बैंड गैप जो है अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Ge, Eg इक्वल्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Si, और Eg इक्वल्स टू 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Ga। तो ये अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, पर ये तीनों एनर्जी इतनी है कि हम इसको थर्मली या फोटॉन के फॉर्म में कैसे भी सराउंडिंग से एनर्जी देके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये डिफरेंट है तो उसका इसकी वर्किंग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर रिकॉल करो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जर्मेनियम को हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, उसके कुछ सालों के बाद हमने जर्मेनियम को यूज करना छोड़ दिया
और सिलिकॉन को यूज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम जो है थर्मली स्टेबल नहीं था, थर्मली स्टेबल नहीं था और बाद में हमने SI को यूज किया। अगर आप चाहो तो इस चीज को इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो इन रीडिंग्स के माध्यम से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी गैप है वो Ge में कितना है, जर्मेनियम में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि SI में कितना है 1.1। यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर Eg कम होगा, अगर Eg कम होगा तो क्या होगा कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे बिना हमारे चाहे। जो कि क्या करेंगे, हम चाहते थे कि अभी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में न जाए, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी इतनी थोड़ी है, इतनी कम है कि ये एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन जो है सराउंडिंग से पाके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जबकि अगर हम SI की बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अराउंड डबल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए सराउंडिंग से इतनी एनर्जी प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से SI जो है थर्मली स्टेबल है एज कंपेयर टू जल। ठीक है, तो ये उस लेक्चर में वो जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आपको कि जर्मेनियम जो है वो थर्मली स्टेबल नहीं है और सिलिकॉन है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में या किसी एग्जामिनर में किसी एग्जामिनर से पूछा जाता है, मतलब एग्जामिनर आपको पूछता है कि अच्छा आप ये बताओ कि जर्मेनियम जो है थर्मली स्टेबल क्यों नहीं है और सिलिकॉन क्यों है, तो आप तुरंत ये रीडिंग्स को बता के कंक्लूड कर सकते हो। अच्छा अभी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर Eg तो फिर बहुत ज्यादा होंगे इसमें गैलियम आर्सेनाइड में, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी और फिर आप ये बताओ कि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी क्यों है इससे, क्योंकि Eg ज्यादा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर Eg 1.43 है इसका मतलब सीधी सी बात है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड ज्यादा मेहनत लगेगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, जो कि ये भी अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं। तो फिर भी हमारी गैलियम आर्सेनाइड की कंडक्टिविटी या गैलियम आर्सेनाइड को हम फिर भी SI से ऊपर क्यों रखते हैं या क्यों प्रेफर करते हैं, तो और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम गैलियम आर्सेनाइड को जर्मेनियम से और सिलिकॉन से ऊपर रखते हैं, और वो एक दूसरा फैक्टर है जिसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी एक दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा गैलियम आर्सेनाइड, अगर हम UN की बात करें तो सिलिकॉन की मोबिलिटी होती है 1500, जर्मेनियम की मोबिलिटी होती है 3900 और गैलियम आर्सेनाइड इसकी मोबिलिटी होती है कुछ 8500। यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि गैलियम आर्सेनाइड जो है इसकी मोबिलिटी सिलिकॉन की लगभग 5 गुने के बराबर है। इसलिए मैंने आपको बताया था उस वीडियो में लास्ट लेक्चर में कि सिलिकॉन की मोबिलिटी के अराउंड 5 गुने सिलिकॉन की कंडक्टिविटी के 5 गुने होती है कंडक्टिविटी गैलियम आर्सेनाइड की। वो स्टेटमेंट भी आप जस्टिफाई कर सकते हो यहाँ से कि गैलियम आर्सेनाइड की कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हमारा डिपेंड करता है कि किस मटेरियल को यूज करें और